अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सलमा की बात सुनकर मैं चौंक उठा और सवाल किया कि वो चौधरियों की हवेली क्यों जाना चाहती थी। चौधरी मुबारक ने किसी काम के लिए उसे अपने पास बुलाया था, उसने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, चौधरी मुबारक ने पीनू को किस काम से अपने पास बुलाया था? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, वो थके हुए लहजे में बोली। और सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसे पूछा भी नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, चौधरी मुबारक इस पिंड के मालिक को मुख्तार हैं। वो किसी को भी किसी काम से अपनी हवेली में बुला सकते हैं। मेरे जहन में एक अजीब सा खटका आ बैठा। वहाँ डेरे पर थोड़ी देर पहले चौधरी मुबारक से मेरी तफसीली बात हुई थी। मैंने इससे दोनों मकतूलीन के बारे में मुत्तइद सवालात किए, मगर इसने पीनू को किसी काम से अपनी हवेली में बुलाया था तो वो इसका जिक्र ज़रूर करता, और अगर उसने दानिस्ता इस बात का जिक्र नहीं किया था तो इसका मतलब यही था कि कोई गड़बड़ है, और इस गड़बड़ से चौधरी अच्छी तरह वाकिफ़ है। चौधरी की तरफ से मेरा जहन रेड अलर्ट हो गया। मैंने सलमा से सवाल किया, पीनू तक ये इत्तला किसने पहुंचाई थी कि चौधरी मुबारक ने किसी ज़रूरी काम से उसे हवेली पर बुलाया है? आशा मासी ने, सलमा ने बताया। ये आशा मासी कौन है? मैंने पूछा। और कहाँ पर रहती है? आशा का असल नाम आयशा है। वो चौधरी साहब की नौकरानी है और उधर हवेली ही में रहती है। मैंने चौधरी मुबारक और मासी आशा के नामों पर दायरे लगाकर इन्हें अपने जहन में महफूज कर लिया। इनके अलावा भी दो नाम दायरों में बंद मेरे जहन में महफूज थे, और वो दो नाम थे हनीफ और वहीद। मेरे ख्याल में इन चारों अफराद से पूछताछ इस दोहरे कत्ल की वारदात पर रोशनी डालने के लिए नतीजा खेज साबित हो सकती थी। मैंने सलमा और उसके शौहर शौकत से नवाज़ के बारे में घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने मेरे सवालात के जवाब में नवाज़ की खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर इन्हें फारिग कर दिया। हनीफ के घर से निकलने के बाद मैंने आस पड़ोस के 3-4 अफराद से भी मुख्तसर गुफ्तगू की, ताहम दोहरे कत्ल की इस हौलनाक वारदात पर वो कोई रोशनी ना डाल सके। अलबत्ता इनमें से बाज़ ने ढके छुपे अल्फाज में पीनू की गैर नसाबी सरगर्मियों का जो नक्शा खींचा वो चाचा वज़ीर बख्श से हासिल होने वाली मालूमात से लग्गा खाता था। मैं चौधरी मुबारक अली की हवेली की जानिब बढ़ने लगा तो सलमा का शौहर शौकत भी मेरे हमरा हो गया। इसी लम्हे एक गोरा चिट्टा बच्चा दरवाजे में नमूदार हुआ और शौकत की तरफ देखते हुए बोला, खालू, मेरी अम्मा और अब्बा कब आएंगे? मुझे ये समझने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस ना हुई कि वो हनीफ का बेटा अहमद था। इस मासूम सूरत को देखकर मेरा दिल कटने लगा। माँ बाप के आमालो अफ़ाल में नन्हे अहमद का कोई हिस्सा नहीं था, मगर इसके नताइज से वो महफूज नहीं रह सकता था। इस नौइयत के मामलात में कुदरत की मसलहतों को समझना बहुत दुश्वार हो जाता है। अगर ईमान में कहीं कोई कमज़ोरी मौजूद हो तो इंसान को गुमराह होते एक लम्हा नहीं लगता। मैं बेख्तियार आगे बढ़ा और अहमद के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े दुलार से कहा, बेटा, हम तुम्हारे अब्बा और अम्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अंदर जाकर अपनी खाला के बच्चों के साथ खेलो। इन हालात में मैं इस बच्चे के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने सरतापा मेरे सरापे पर एक गहरी निगाह डाली, फिर बड़ी मासूमियत से पूछने लगा, आप पुलिस हैं? मैंने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, जी बेटा, मैं पुलिस हूँ। अहमद के इस सवाल से ये बात जाहिर होती थी कि इस घर में मेरी आमद के बाद पुलिस का तस्करा ज़रूर हुआ था। इसने वीरान आंखों के साथ मुझे देखते हुए सवाल किया, मेरे अम्मा अब्बा कहाँ गुम हो गए हैं? मेरे पास फ़िलहाल अहमद के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा इसकी तसल्ली की खातिर मैंने कह दिया, मेरा ये जवाब गोलमोल सा था, बेटा, हम पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शौकत अली ने बहला फुसलाकर अहमद को घर के अंदर जाने पर आमादा कर लिया। अहमद का मासूम जहन इस हकीकत का इदराक नहीं कर सकता था कि हालात की एक शफ़ाफ करवट ने उसके नाजुक और गुदास कदमों के सामने कौन सी राह पुरखार बिछा दी थी। शौकत अली चौधरी मुबारक की हवेली तक मेरे साथ ही आया था। मैंने रुखसत करते वक्त ख़ास तौर पर उसे हिदायत की, शौकत, तुम सीधे यहाँ से अपने साड़ू हनीफ के घर ही जाना और हमा वक्त घर के अंदर ही मौजूद रहना। मैं इधर हवेली ही में बैठा हूँ।
इस दौरान में अगर हनीफ वापस आ जाए तो फौरन मुझे इत्तला देना। ठीक है सरकार, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा और तुम अहमद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, मैंने ताकीदी लहजे में कहा। वो बहुत प्यारा और मासूम बच्चा है। जी सरकार, वो मेरे लिए अपने बच्चों जैसा ही है। फिलहाल पीनों के कत्ल का जिक्र फैलाने की ज़रूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस सिलसिले में तुम सलमा को भी अच्छी तरह समझा देना। आप फिक्र ही न करें जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। इधर के मामलात को मैं अच्छी तरह संभाल लूँगा, इंशाअल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गया। चौधरी मुबारक की हवेली बड़ी आलीशान थी। आज पहली बार वहाँ आने का इत्तेफाक हुआ था। जब चौधरी को पता चला कि मैं आया हूँ तो इसने हवेली के गेट पर आकर बड़े तपाक के साथ मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं इसके साथ चलते हुए एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुँच गया। चौधरी मुबारक की बैठक आराइश और सजावट के एतबार से अपनी मिसाल आप थी। इस शान शौकत को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सलमा के बकौल चौधरी मुबारक मौजा शहजाद कोट का वाकई मालिक मुख्तियार था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने पूछा कि चौधरी साहब, अब आपकी टांग का क्या हाल है? थोड़ा आराम है। उसने अपनी टांग पर इस तरह हाथ फेरा जैसे मेरे याद दिलाने पर इसे याद आया हो कि उसकी मज़कूरा टांग किस मर्ज़ में मुब्तला है। फिर उसने सरसरी अंदाज में मुझसे पूछा, आप बताएं, बंदा गिरफ्तार हुआ या नहीं? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कौन सा बंदा चौधरी साहब? मलिक साहब, मैं हनीफ की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा। अभी तक तो वो वापस नहीं आया, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि वो नामुराद जैसे ही गांव में कदम रखेगा मुझे खबर हो जाएगी। चौधरी पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। ताहम उसने मेरे बंदोबस्त के हवाले से कोई सवाल करने के बजाय मायना खेज अंदाज में कहा, आपके महकमे में मुखबरी का निज़ाम बड़ी तेज़ी से काम करता है। मैंने भी इसके इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया और पूछा, चौधरी साहब, आपका मुलाजिम वहीद कहाँ है? क्यों? उसने चौकन्ने अंदाज में मुझे देखा। खैरियत तो है? सब खैरियत है चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं वहीद से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर पहले ही तो हवेली से गया है। मैंने पूछा, कहाँ गया है? इधर डेरे पर। अजीब इत्तेफाक है चौधरी साहब, मैंने चौधरी मुबारक की आंखों में देखते हुए कहा। जब मैंने उधर डेरे पर आपसे वहीद के बारे में इस्तफसार किया तो वो इधर हवेली में था, और अब मैं हवेली में बैठकर उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो वो उधर डेरे पर पहुँचा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप इसे एक इत्तेफाक ही समझ लें। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर गहरी संजीदगी से वजाहत करने लगा। मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने वहीद और नवाज़ की डेरे पर ड्यूटी लगा रखी थी। नवाज़ घर बार वाला था, इसलिए वो रात को अपने घर आ जाया करता था, मगर वहीद रात को उधर डेरे पर ही रहता था। वहीद छड़ा छांट है, कहीं भी रह जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो मैंने सिद्दीक को भी इसके साथ भेज दिया है। सिद्दीक अभी रात को डेरे पर ही रुकेगा। चौधरी की वजाहत से मेरा जहन मुतमईन नहीं हो सका। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, सिद्दीक और वहीद सोएंगे कहाँ? रिहायशी कमरे को तो मैंने सील कर दिया है। ये सिद्दीक नामी मुलाजिम वही शख्स था जो इस दोहरे कत्ल की वारदात की इतला लेकर थाने मेरे पास आया था। जनाब, मुझे खबर है कि आपने इस कमरे पर सरकारी ताला लगा दिया है जहां दोहरे कत्ल की यह संगीन वारदात हुई है। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, लेकिन वहां डेरे पर इसके अलावा भी 2 कमरे हैं। वैसे आजकल मौसम खासा गर्म है, ये लोग डेरे के सहन में भी सो सकते हैं। चौधरी की बात ख़त्म हुई ही थी कि एक ट्रे बरदार मुलाजिम बैठक के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इस बंदे ने अपने हाथों में जो किंग साइज ट्रे उठा रखी थी वो सामान्य खुर्दो नोश से लदी फदी नजर आ रही थी। चौधरी के इशारे पर इस मुलाजिम ने वो ट्रे मेरे सामने मेज पर रखी और तमाम तर अशियाए खुर्दो नोश मेरे सामने सजाने के बाद खामोशी के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। चौधरी साहब, ये क्या है? मैंने मेज की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। अल्लाह की नेमतें हैं, वो बड़ी सादगी से बोला, मगर इतना कुछ किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं मलिक साहब। चौधरी ने अपनायत भरे लहजे में कहा, ये सारी नेमतें आपके लिए हैं। आप दिल खोलकर इनके साथ इंसाफ करेंगे तो आपको देखकर मुझे खुशी होगी। मेरे लाख इनकार और उसके करोड़ इसरार के नतीजे में मैं अपने हाथों को हरकत नामी जहमत देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अगर
मैं अपनी जिद पर डटा रहता तो ये सीधा सीधा कुफराने नेमत होता। आप उधर हनीफ के घर पर अच्छा खासा वक्त गुजार कर आए हैं, बल्कि हनीफ के साड़ू शौकत को हवेली तक आपको छोड़ने भी आया था। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। इस दोहरे कत्ल की वारदात के हवाले से कोई अहम नुक्ता आपके हाथ लगा? इसके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने मजाक के रंग में कहा, चौधरी साहब, हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा फाल तो आपका मुखबरी का निज़ाम है। ये सब करना पड़ता है मलिक साहब। वो बड़े फ़ख्र से मूँछों को ताव देता हुआ बोला। गांव का निज़ाम चलाना किसी सल्तनत के निज़ाम से कम नहीं है। आप ठीक कहते हैं। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मौजा शहजाद कोट आपकी सल्तनत ही है, जहाँ के आप मुतलकुल अनान बादशाह हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। वो टटोलती हुई नज़र से मुझे तकने लगा। एक सिरा हाथ लगा तो है, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, लेकिन मैं फ़िलहाल वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता कि इससे कुछ हासिल भी होगा या नहीं। एकदम चौधरी के कान खड़े हो गए। सरसराती हुई आवाज़ में उसने मुझसे इस्तफसार किया, आप किस सिरे की बात कर रहे हैं मलिक साहब? चौधरी साहब, मैंने जो सिरा पकड़ा है, मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। इसके दूसरे किनारे पर आप खड़े हैं। वो उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैंने हकीकत बयान की है चौधरी साहब। वो बेहद मुहतात लहजे में बोला, मलिक साहब, आपको जो कुछ भी कहना है खुल कर कहें। मुझे पता चला है कि पीनों को आज दोपहर में आपने अपने पास हवेली में बुलाया था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। ताहम अगले ही लम्हे उसने मुझसे पूछ लिया, आपको ये बात किसने बताई है? मैं खबर कुनिंदा के बारे में बाद में बताऊंगा, मैंने चौधरी के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। पहले आप इसकी तस्दीक या तरदीद करें। ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। मैं इस अमर की तरदीद करता हूँ। आज दोपहर में हस्ब मामूल जब पीनो अपने शौहर हनीफ के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाने लगी तो इसने अपने 4 साला बेटे अहमद को अपनी बड़ी बहन सलमा के हवाले करते हुए बताया था कि वापसी में से देर हो जाएगी। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए बताना शुरू किया। जब सलमा ने इससे इस ताख़ीर का सबब पूछा तो पीनो ने इसे बताया था कि आपने उसे हवेली बुलाया है। बदबख्त ने झूठ बोला है। चौधरी मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। आपका बुलावा पीनो तक आपकी हवेली की एक मुलाजमा मासी आयशा ने पहुंचाया था। बिल्कुल गलत, वो कतई लहजे में बोला। आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, पीनो को झूठ बोलने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था? आप पीनो से वाकिफ़ नहीं हैं मलिक साहब, वो मायना खेज लहजे में बोला। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई पीनो से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने सवालिया नज़र से चौधरी मुबारक की तरफ देखते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? पीनो ने अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछा, आप रुक क्यों गए चौधरी साहब? मरने वाले की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो टालने वाले अंदाज में बोला। हर इंसान को अपने आमाल का खुद हिसाब और जवाब देना है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पीनो का चाल चलन ठीक नहीं था? आपने इसकी लाश को जिस हालत में देखा है, इसके बाद इसके किरदार पर कुछ कहने के लिए बाकी रह जाता है क्या? चौधरी की मायना खेज सवालिया निगाह मुझ पर जम गई। चौधरी साहब, मेरा मसला यह है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में फौरी तौर पर कोई राय कायम नहीं करता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं जब तक हालत व वाक़ियात को अपने अंदाज में तहकीक और तफ्तीश के मराहिल से ना गुजारूँ, मैं मुतमईन नहीं होता। खैर, आप ये बताएं कि, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके कहा, फिर दो टोक अंदाज में इस्तफसार किया कि आप इस बात से इनकारी हैं कि आपने मासी आयशा के ज़रिए पीनो को आज दोपहर में अपनी हवेली आने के लिए कहा था। मैं 101 बार इस बात से इनकारी हूँ, वो चटानी लहजे में बोला, और मैं अपने कहे को साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं पूछे बिना ना रह सका। मासी आयशा इस वक्त हवेली में मौजूद है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैं इसे यहाँ बुलाकर अभी आपका सामना कराता हूँ। आपको जो भी पूछना हो पूछ लें इससे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। चौधरी मुबारक ने यह दावा इतने एतमाद के साथ किया था कि अगर ये कोई छोटा मोटा केस होता तो मैं शायद किसी तस्दीक की ज़रूरत ही महसूस ना करता और फ़ौरन इसकी बात पर यकीन कर लेता। लेकिन ये दोहरे कत्ल की एक संगीन वारदात का मामला था, लिहाजा मैं छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आइंदा
15 मिनट के अंदर ये मामला भी तय हो गया। चौधरी मुबारक ने मासी आशा को वहीं बैठक में तलब कर लिया था। आयशा उर्फ मासी आशा की उम्र 60 के आसपास रही होगी। पस्ता कामत, गंदमी रंगत और फरबा बदन। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि वो जवानी में खासी तेज़ो तर्रार रही होगी। बहरहाल 10-15 मिनट की पूछताछ के नतीजे में आशा ने चौधरी मुबारक के बयान की तस्दीक कर दी थी। उसने बड़े यकीन के साथ कहा, थानेदार साहब, मैंने तो पिछले 3-4 दिन से पीनों की शक्ल तक नहीं देखी। मुझे आशा की बात पर यकीन करना पड़ा। चौधरी ने आशा को वापस भेज दिया, फिर मेरी जाने मुतवज्जे होते हुए बोला। इसके अंदाज से नागवारी झलकती थी। मलिक साहब, अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पीनों किस किस्म की औरत थी। झूठ और छल फरेब तो उसकी नस नस में रचा बसा था। जो औरत अपने शौहर की वफादार ना हो, इससे और कोई क्या तवक्को कर सकता है। बस अल्लाह माफ़ करे जनाब। ठीक है चौधरी साहब, इसकी बात के इख्तिताम पर मैंने कहा, ये तो आपने साबित कर दिया कि पीनों को आपने हवेली में नहीं बुलाया था, लेकिन मेरे सुनने में ये भी आया है कि पीनों गाहे बगाहे आपकी हवेली के चक्कर लगाया करती थी। आखिरी जुमला मैंने चौधरी का रद्द अमल जानने के लिए अदा किया था, क्योंकि आशा वाली वजह से मेरी तसल्ली नहीं हुई थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे दाल में कुछ काला है। मलिक साहब, मेरी हवेली में तो पता नहीं कौन कौन चक्कर लगाता रहता है। वो बड़ी रौनक से बोला। हाँ, ये सच है कि पीनों भी हफ्ते में एक आध बार हवेली का चक्कर लगा लिया करती थी। इसका कोई ख़ास सबब? मैंने पूछा। जी, सबब ख़ास ही है, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं सवालिया नज़र से इसे देखने लगा। वो वजाहत करते हुए बोला, आपसे क्या पर्दा मलिक साहब। वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी शकीला के जिस्म का ज़हरी हिस्सा मफलूज है। हकीम जी ने शकीला के लिए एक ख़ास किस्म का तेल बना कर दिया है और हिदायत कर रखी है कि हफ्ते में एक मरतबा शकीला के बदन पर इस तेल की मालिश ज़रूर होनी चाहिए। लम्हे भर के लिए वो सांस लेने को थमा, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मुझे पता चला था कि पीनों के हाथों में गज़ब का जादू है। मैं शकीला की वजह से बहुत परेशान था। जब मुझे पीनों की इस सलाहियत का इल्म हुआ तो मैंने फ़ैसला किया कि इसकी खुदादाद सलाहियत से ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। यह है सारा किस्सा मलिक साहब। ठीक है चौधरी साहब, उसके खामोश होने पर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तो अपने पेशे के तकाजे निभा रहा हूँ, इसीलिए आपसे हर किस्म का सवाल करने पर मजबूर हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब? वो जल्दी से कता कलामी करते हुए बोला, मैं आपकी महकमा जाती जिम्मेदारियों को समझ सकता हूँ। मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। आपको मेरी हवेली के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। आपका जब भी दिल चाहे आप किसी भी किस्म की पूछ परतीत के लिए यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। मैंने तहे दिल से कहा, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आप माशाअल्लाह एक तजुर्बेकार, ज़हीन और जहांदीदा पुलिस ऑफिसर हैं। वो संजीदा लहजे में बोला, इतनी सी बात का तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पीनों ने अपने आशना से आशनाई हासिल करने के लिए हवेली का चक्कर लगाने वाला झूठ बोला होगा। मेरा इशारा मकतूल नवाज की तरफ है। आपने दोनों लाशों की हालत तो देख ही रखी है। मैंने अपनी गर्दन को कुछ इस अंदाज में हरकत दी जैसे इसकी वजह से मुझे 100% इत्तेफाक हो। फिर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आपको मेरा एक काम करना है, और वो ये कि आपका मुलाजिम वहीद थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए। आप कल किसी वक्त वहीद को मेरे पास थाने भेज दें। मैं इसका तफसीली बयान लेना चाहता हूँ। वो मकतूल नवाज के साथ डेरे पर रहता था, इसलिए वो नवाज के हालात तो मामला से अच्छी तरह आगाह होगा। बात ख़त्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। चौधरी ने भी मेरी तकलीद में खड़े होते हुए ताउन आमेज़ लहजे में बोला, जी ज़रूर, मैं कल वहीद को आपकी तरफ भेजता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, मैंने कहा। क्यों शर्मिंदा करते हैं मलिक साहब? वो जल्दी से बोला, मैंने हमेशा कानून का एहतराम किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, फिर कदम उठा दिए। आप सिर्फ 2 मिनट रुक जाएं, वो किसी फौरी ख्याल के तहत बोला। मैं रुक गया और पूछा, खैरियत चौधरी साहब? सब खैरियत है मलिक साहब। वो मुझे रोकने का सबब बयान करते हुए बोला, आपने अपने टांगे में तो मकतूलीन की लाशों को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया था। मैं आपके लिए किसी सवारी का बंदोबस्त कर देता हूँ। शाम हो रही है, आप कहाँ परेशान होते फिरेंगे। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया और थोड़ी देर के बाद चौधरी मुबारक के मुहैया किए गए टांगे में बैठकर अपने थाने की तरफ रवाना हो गया।
تھانے کی طرف جانے والا راستہ گاؤں کے بیچوں بیچ گزرتا تھا۔ جب میرا ٹانگا حنیف کے گھر سے چند گز کی دوری پر تھا تو ایک عورت اچانک ایک گھر سے نکل کر میرے ٹانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچوان کو ہنگامی بنیادوں پر ٹانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی تیزی سے ٹانگے کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوچوان کو ٹانگے کو روکنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو گھوڑا مذکورہ عورت کو اپنے پاؤں تلے رون چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز خودکشی ایسا ہی تھا، مگر ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اس کی وہ حرکت ٹانگے کو روکنے کے لیے تھی۔ کوچوان نے برہمی سے کہا، اس کا قسم تو حرام موت مر گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچوان کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کون ہے یہ بدبخت؟ یہ نواز کی بیوی مریم ہے تھانے دار صاحب، کوچوان رفیق عرف بابا فیقا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اتنی دیر میں مریم سنبھل کر میرے نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں غم کا عنصر شامل تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، فیقے نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب نواز زندہ نہیں رہا تو مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی آواز رند گئی، ڈائن کھا گئی میرے خاوند کو۔ ڈائن کا لفظ یقیناً اس نے پینوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ مریم کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے نواز کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا۔ وہ ایک وجیہہ اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ مریم اس کا پاسنگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ 30-35 سال کی ایک پستہ قد اور سیاہ رو عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش کے بیچ میں بھی کوئی توازن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ مریم کے انداز گفتگو سے میں نے فوراً اخذ کر لیا کہ اگر میں چند منٹ اس سے بات چیت کروں تو مجھے مفید معلومات حاصل ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا اور مریم سے پوچھا، بیوی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں اسی گھر میں رہتی ہوں تھانے دار صاحب۔ اس نے اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ برآمد ہوئی تھی۔ میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے خاوند کو نکل گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میرے بھی منہ سے پینوں کے لیے۔ ڈائن کا لفظ سن کر مریم نے ایک آسودہ سانس لی۔ میرے الفاظ نے اس پر نفسیاتی اثر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ آئیں تھانے دار صاحب۔ 1 منٹ سے بیشتر میں مقتول نواز کی بیٹھک میں اس کی بیوہ مریم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس بات پر برہمی کا اظہار کرنے لگی کہ اسے نواز کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے موقع محل کی نزاکت کو سامنے رکھ کر جب مناسب الفاظ میں اسے سمجھایا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ میں نے نفسیاتی حربے آزماتے ہوئے کہا، مریم تم نے پینوں کو ڈائن کہا ہے، واقعی وہ کسی ڈائن سے کم نہیں تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے بیچ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ میں بہت دکھی عورت ہوں تھانے دار صاحب۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک کالی کلوٹی عورت ہوں۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، نواز کو ایک سے بڑھ کر ایک گوری چٹی اور خوبصورت عورت مل سکتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ نواز سے کہا کہ وہ کسی حسین و جمیل عورت سے دوسری شادی کر لے۔ میں نوکرانی بن کر اس کے گھر میں پڑی رہوں گی اور ان دونوں کی خدمت کروں گی، لیکن وہ کبھی دوسری شادی پر تیار نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر سے باہر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ ان لمحات میں مریم شدت جذبات سے بری طرح مغلوب تھی۔ وہ رکی تو میں نے اپنا سوال دہرانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی، مریم مجھے بتاؤ، پینوں اور نواز کے درمیان یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی؟ میں تو پینوں ہی کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا دوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تم پینوں کو نواز کا قاتل سمجھتی ہو، لیکن میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا۔ جی، وہ گھائل آواز میں بولی، مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے ان دونوں کے شیطانی تعلقات کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی تھی؟ مجھے وحید نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوال کیا، تم اسی وحید کی بات کر رہی ہو جو چودھری مبارک کا ملازم ہے اور ادھر ڈیرے پر نواز کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ہے نا؟